नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 20 मई 2022। स्वागत है आपका दैनिक चैनल के न्यू डिस्कशन में। डिस्कशन का जो पहला टॉपिक है वो टॉपिक अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट आया है। ये देखिए एक्चुअली क्या था जजमेंट में, ये है कि एक्चुअली जो जीएसटी काउंसिल होता है, ठीक है। अब पहली बात शब्द निकल के आया जीएसटी काउंसिल, तो पहले हम जीएसटी काउंसिल को समझते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर डिस्कस पे आएंगे। देखिए जीएसटी काउंसिल जो वर्ड आया वो पहले जीएसटी से आया। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी क्या है? अप्रत्यक्ष कर है, समझिएगा। यह अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर वो कर होता है जिसके ऊपर लगाया जाता है, ठीक है। वो खुद ना दे के वो कर क्या होता है? ट्रांसफर होती है, ठीक है, ट्रांसफर होता है। मान लेते हैं कि एक बिस्किट का पैकेट है, कंपनी ने क्या किया, इस कंपनी सरकार ने क्या किया, इस कंपनी पे टैक्स जीएसटी लगाया। उसने क्या किया, रिटेल होलसेलर को भेजा, होलसेलर पे उसने होलसेलर ने लगाया रिटेलर पे, रिटेलर क्या करेगा, कंज्यूमर पे लगाएगा। और ये इनडायरेक्ट रूप से किसने इसको पे किया? तो इसको जो पे करेगा वो कंज्यूमर पे करेगा जीएसटी को, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर। कि अप्रत्यक्ष कर क्या होता है कि वो ट्रांसफर कर दिया जाता है, ओके। तो जीएसटी जो होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सभी और अप्रत्यक्ष कर को मिला के एक जीएसटी बनाया गया, ठीक है। जब जीएसटी बनाया गया, अब आपके लिए क्वेश्चन है कि जीएसटी किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया है, ये हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब देखिए जब जीएसटी बनाया गया तो इसके लिए जीएसटी जो होता है, टैक्स जो होता है, वो केंद्र और राज्य दोनों में लगता है। केंद्र और राज्य, केंद्र में सेंट्रल और स्टेट दोनों में ही लगता है, ये सेंट्रल और स्टेट में। तो सेंट्रल और स्टेट को मिला के एक जीएसटी काउंसिल बनाया गया, जिसके अंतर्गत दोनों ही प्रतिनिधित्व रहेंगे। दोनों ही क्या रहेंगे? प्रतिनिधित्व रहेंगे। ये संविधान के अनुच्छेद, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 279A में दिया हुआ है। यह एक संवैधानिक निकाय है, याद रखेंगे, यह एक संवैधानिक निकाय है। जीएसटी काउंसिल का जो अध्यक्ष होगा वो केंद्रीय वित्त मंत्री होगा, और सदस्य जो होंगे जितने भी राज्य है उसके वित्त मंत्री होंगे, ठीक है। राज्य के जो वित्त मंत्री होंगे वो इनके सदस्य होंगे, राइट। यहाँ तक समझ गया। अब हम बात करते हैं कि यह एक संघीय निकाय है, ठीक है। संघीय निकाय क्या होता है? संघ मतलब ये होता है कि वह क्षेत्र मतलब वह चीजें जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही मिलके काम करे, ठीक है। एक समूह संगठन जहां पे केंद्र और राज्य दोनों ही मिलके काम करे। तो जीएसटी काउंसिल में आप देखो, सीधा लॉजिक लगाओ कि इसके अंतर्गत केंद्र भी रहेगा। काउंसिल में क्या है? केंद्र की जो वित्त मंत्री है वो अध्यक्ष रहेंगे और राज्य के जो वित्त मंत्री है वो सदस्य रहेंगे। तो क्या है कि यहाँ पे केंद्र का भी प्रतिनिधित्व है और राज्य का भी प्रतिनिधित्व है। जब केंद्र और राज्य का दोनों का प्रतिनिधित्व है तो यह क्या हो जाएगा? एक संघीय निकाय हो जाएगा। जस्ट एक लॉजिक के साथ सोचे, ठीक है। लॉजिक के साथ सोचेंगे आप ज्यादा समय तक याद रखेंगे, ठीक है। तो यह एक संघीय निकाय हो जाएगा। चलिए अब हम न्यूज की ओर लौटते हैं। जीएसटी काउंसिल आपने समझ लिया। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देखिए जीएसटी काउंसिल का जो फैसला होगा ना, वो और केंद्र और राज्य के लिए बाध्य नहीं होगा, कि आपको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत बड़ी फैसला हुई है, ठीक है। ये अभी जो केस गया था उस केस में कहा गया था कि आईजीएसटी जो होता है, ठीक है, आईजीएसटी एक होता है सीजीएसटी, सीजीएसटी ये हो गया, सी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मतलब केंद्र के लिए, एक होता है एसजीएसटी, ठीक है, ये होता है राज्य के लिए। समझ गए? तो इसलिए इनका क्या है कि कोर्ट का यही फैसला है कि इसके लिए बाध्य नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल ये आर्टिकल है कि अभी हाल ही में एक्चुअली बताया गया था कि भारत में इस बार गेहूं की जो पैदावार है वो कम होगी, ठीक है, कम हुई है। तो जिस कारण से आप देख सकते हैं भारत के लिए, भारत ने निर्यात पे क्या क्या दिया गया था? प्रतिबंध लगा दिया गया था, ठीक है। ये सारा चीज़ें हुआ। लेकिन हाल ही में अभी कृषि मंत्रालय के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया, ठीक है। इस रिपोर्ट में एक बताया गया स्टेटमेंट में कि भारत की जो आगामी तृतीय, ठीक है, तीसरा आगामी जो अनुमान लगाया है कि गेहूं की जो जितने भी पिछले पैदावार है उसमें 10.95, ठीक है, 95 के मुकाबले 0.65 करोड़ टन की अनुमान लगाई गई थी, ठीक है। तो ये कम लगाया गया था इससे संबंधित, ठीक है। लेकिन अब ये क्या है कि गेहूं की मामूली कमी आया है, कोई ज़्यादा कमी नहीं रहेगी, मामूली सी कमी रहेगी, जिसको हम एक बैलेंस कर सकते हैं, ज़्यादा क्राइसिस नहीं आएगा,
कृषि मंत्रालय के द्वारा यही स्टेटमेंट दिया गया है कि कोई ज़्यादा नहीं है, मामूली सी यहाँ पे गैप है, ठीक है, जिसमें ज़्यादा चीज़ें देखने के लिए हमें नहीं मिली। तो जस्ट एक इस तरह का एक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रही है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है। इस पेज में एक चीज़ें देख लीजिए, अभी जो एक्चुअली डिस्कस चल रहा है ना, वो चीज़ें चल रहा है कि कुतुब मीनार को लेके चल रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये रेज होना स्टार्ट हो गया है कि कुतुब मीनार किसने बनवाया था, ठीक है। हम लोग अभी तक जो पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने क्या किया था, कुतुब मीनार बनवाया था। अभी तक हम यही जान रहे हैं, लेकिन हाल ही में बहुत सारे चीज़ें हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं बनाया था, उससे भी पहले ये चीज़ें बनी हुई थी। तो यह एक कंट्रोवर्सी है। इस कंट्रोवर्सी में जब तक कोई स्टाम्प नहीं लग जाता इतिहासकारों के द्वारा, तब तक हमें इस कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना है। हमें बस अभी तक यही रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ही लगा है, ठीक है। यदि क्वेश्चन भी आ जाए तो आपको अभी इसी पे कायम रहना है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल ये जो है कि हाल ही में क्वाड का संगठन का जो है मीटिंग होने वाला है, ठीक है। अगले हफ्ते बैठक होगा, उसमें भारत के प्रधानमंत्री जा सकते हैं, ठीक है, इस बैठक में। तो हम क्वाड के बारे में जानते हैं कि क्वाड क्या है संगठन। देखिए क्वाड क्या है, क्वाड जो है वो 4 संगठन से मिलकर बना हुआ है, 4 देशों से, जापान, भारत, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देशों से मिलकर बना हुआ है। यह एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, ठीक है। यह जो समूह है, जितने भी देश हैं, इसके सदस्य देश, सभी में क्या है, लोकतंत्र है, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि ये एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, राइट। इसकी जो सबसे पहला जो सोच रखा था और सबसे पहले जो दिमाग में आया था, वो आया था उस समय के जापान के जो प्रधानमंत्री थे, ठीक है, ठीक है, आबे क्या समझ में आया था, उन्होंने इसको रखा था प्रस्ताव को, ठीक है। इस संगठन का एक्चुअली महत्व क्या है, तो इस संगठन का जो महत्व है कि एक समान विचारधारा वाले लोग रहेंगे। यहाँ पे वही संगठन में सभी मेंबर का एक समान विचारधारा है, ठीक है। और वो परस्पर क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे, आपस में संबंधित हितों को परियोजना में सहयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक राष्ट्र में क्या करेंगे, सभी सदस्य राष्ट्र एक खुले तरह से ठीक है, मुफ्त इंडो पैसिफिक रीजन की दृष्टिकोण से साझा करेंगे, राइट। ये साझा किया जाएगा, उसमें आपने पहले ही समझ लिया। इसके बीच में जो वार्ता होती रहती है समय समय पे, और जो प्रॉब्लम होती है उसको स्टेटस किया जाता है। एक्चुअली चीन के द्वारा बताया जाता है कि ये जो क्वाड बना है ना, ये क्वाड भारत को, चाइना को टैकल करने के लिए बनाया गया है और इनका कोई मकसद नहीं है। तो एक्चुअली इनके द्वारा ये नहीं बोला जाता है कि अभी तक इतना ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप क्वाड के बारे में जान लेंगे। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में अंदर भी नहीं है, ठीक है। ये सेक्युलरिज्म के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है। सेक्युलरिज्म मतलब समझिए धर्मनिरपेक्ष के बारे में, ठीक है। एक्चुअली देखिए धर्मनिरपेक्ष क्या होता है। धर्मनिरपेक्ष जो चीज़ें होती है उसका मतलब ये होता है कि जो राष्ट्र होता है, ठीक है, जो हमारा देश है, राष्ट्र है, उसमें सभी धर्म को समान वैल्यू दिया जाएगा। राष्ट्र का, उस राज्य का, ठीक है, कोई एक धर्म नहीं होगा। जैसे मान लीजिए पाकिस्तान का क्या धर्म है, इस्लाम को मानते हैं, लेकिन भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सेक्युलरिज्म है, ठीक है। इसको लेके क्या बोलते हैं कि जब धर्मनिरपेक्ष है तो यहाँ पे क्या होगा कि किसी भी धर्म की ज़्यादा मान्यता नहीं रहेगी। सरकार के सामने सभी धर्म क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो उसी से संबंधित अभी चीज़ें दिया हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ज्ञानवाणी पीठ वाला मामला अभी सामने आ रही है, तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही है उसी संबंधित है, और कोई ज़्यादा इसमें डिटेल में डिस्कस नहीं है। तो हमें ज़्यादा उसमें अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछते नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल को वो बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल एक्चुअली देखिए ये रिपीटेड आर्टिकल है जो हमने डिस्कस किया था पहले भी, तो यदि आप पढ़ेंगे तो इस आर्टिकल को आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली अभी जो निर्यात पे रोक लगाया गया था ना, ठीक है, गेहूं के निर्यात पे रोक लगाया गया था केंद्र के द्वारा, सरकार का द्वारा बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि सही समय था जो निर्यात लगाया गया था, सरकार की जो स्टेप लगाई है तो उसी के तहत इसको डिस्कस किया गया है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल ये यूक्रेन वाला इशू है कि अभी जो यूक्रेन और रूस के बीच में जो वॉर चल रहा है, तो वॉर के बीच में क्या था, ये थोड़ा सा मैं कंटेक्स्ट बताता हूँ। वॉर के बीच में महंगाई बढ़ गई है,
तो एक्चुअली यही बताया जाता है कि बढ़ती जो कीमत है उस पर नियंत्रण करने का प्रयास किया जाए। जैसे आरबीआई ने भी किया था कि अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है, मौद्रिक नीति है, उसमें क्या किया था, उन्होंने उछाल किया था, ठीक है, बढ़ा दिया था मॉनेटरी पॉलिसी को। तो ये सारी चीज़ें के बारे में दिया हुआ है, तो ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो अब इसको ज़्यादा रिपीट नहीं करना है, क्योंकि यूक्रेन और रसिया वाला जो इशू है वो हम लोगों ने मैक्सिमम चीज़ें कवर कर रखे हैं, नहीं तो विजन का जो मैगजीन का डिस्कस करेंगे उसमें कवर कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, ये भी आर्टिकल है, ये भी रिपीटेड आर्टिकल है कि रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण, ठीक है, कि हमने बताया था आपको कि भारत क्या है कि अभी सभी क्षेत्र में क्या है, आत्मनिर्भर बनने का कोशिश कर रहा है। हमारा लॉट ऑफ मनी जो है, लॉट ऑफ फंड जो है वो रक्षा क्षेत्र के लिए डोनेट किया जाता था, और भी हम क्या करते हैं कि दूसरे देशों से आयात करवाते हैं टेक्नोलॉजी को, ठीक है, मिसाइल को। तो इसीलिए भारत अब चाह रहा है उस टेक्नोलॉजी को, उस मिसाइल को हम भारत में क्यों ना डेवलप करें। यदि भारत में हम डेवलप करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारी जो आयात करने में जो पैसा लगता है वो घटेगी, ठीक है। उसके बाद हमारे देश में क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा, रोजगार का बढ़ावा होगा, और जब हम इसमें एक्सपर्टीज हो जाएंगे, जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम भी निर्यात कर सकते हैं ना इसको, ठीक है। तो एक स्वदेशीकरण करने से क्या होगा कि भारत आने वाले समय में निर्यात भी बन सकता है, कि निर्यातक के तौर पे भी काम कर सकता है। तो भारत में इसके लिए डीआरडीओ ये सारी चीज़ें मिलके इस पर काम कर रहे हैं। इसमें कुछ फैक्ट एंड फिगर दिया हुआ है, कितना प्रतिशत ये किया जाएगा, आपको ये नहीं देखना है, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। आपको पूछ दिया जाएगा कि रक्षा क्षेत्र में यदि स्वदेशीकरण होगा तो उसका लाभ क्या होगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि लाभ में आयात पे प्रतिबंधित होगा, रोजगार बढ़ेगा, निर्यात बढ़ावा दिया जाएगा, देश की जीडीपी होगी। उसके बाद है यदि रक्षा क्षेत्र जो है उसमें यदि हम अपना स्वदेशीकरण करेंगे तो हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, वॉर के समय में भी हम क्या रहेंगे कि डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। ओके, तो ये आर्टिकल थी। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल अभी स्वदेशीकरण के उपकरण में ही सेम चीज़ है कि 5G टेक्नोलॉजी को क्या किया गया है, परीक्षण किया गया था, जो सफल परीक्षण हुआ है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि हमारा जो स्वदेशी मतलब भारत का अपना 5G नेटवर्क यदि डेवलप होगा तो हम इसके लिए बहुत आगे बढ़ जाएंगे। क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि भारत में जो यूजर है, ठीक है, मोबाइल चलाने वाला जो यूजर है वो लार्जेस्ट है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए ये टेक्नोलॉजी यदि डेवलप होकर अपना रहे तो सही रहता है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि श्रीलंका की जो संकट है, ठीक है, इसमें जो भारत ने चाय उद्योग जो है, चाय उद्योग उसमें अवसर है। जिस तरह से आपने देखा था कि गेहूं को लेके अवसर पैदा हुआ था भारत में, ठीक है, यूक्रेन और रसिया के वॉर में, उसी तरह से श्रीलंका के क्राइसिस से अब भारत के पास ऑप्शन है कि चाय की निर्यात में बढ़ावा मिल सकते। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो चाय का जो निर्यात होता है वो 98% कौन करता है, 98% श्रीलंका करता है, और श्रीलंका अभी क्राइसिस में फंसा हुआ है, आर्थिक इकोनॉमिक्स क्राइसिस में फंसा हुआ है। तो इस समय भारत के पास अपॉर्चुनिटी है कि भारत इसको डेवलप करके कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में ये है, ठीक है, कि यूएन द्वारा बताया गया था, अनुमान लगाया गया है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, वो उसकी जो विकास दर है वो 6.4% तक आएगी। तो ये अनुमान लगाया गया क्योंकि भारत की जो इकोनॉमी है, एक्चुअली अभी हमारा पेंडेमिक आया था, उसके बाद यूक्रेन वॉर आ गया, तो कुछ ना कुछ डाउनफॉल हुआ, ऊपर नीचे हुआ। उसके बाद अनुमान है कि 6.4 तक हमारा इकोनॉमी बूस्ट हो सकती है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कि पाम ऑयल जो है, ठीक है, उसमें राहत मिलने की बात की जाती है कि पाम ऑयल का जो है उसमें राहत मिलेगी। ऐसा क्यों, क्योंकि अभी जो वही सेम चीज़ है, रसिया यूक्रेन इशू, उसके कारण वहाँ पे क्या है, ऑयल का सबसे ज़्यादा सप्लाई वो लोग करते हैं। लेकिन पाम ऑयल होने से क्या होगा कि उसके विकल्प में एक तेल मिलना चालू हो जाएगा लोगों को, ठीक है। और जो इंडोनेशिया करने जा रहा है, ठीक है, स्थानीय कारकों से निर्यात पे लगाया हटाया। इन्होंने क्या किया था, पाम ऑयल का क्या किया था कि निर्यात पे बैन लगा दिया गया था इंडोनेशिया के द्वारा। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, उस निर्यात को वापस ले लिया, ठीक है, प्रतिबंध को हटा दिया। तो अब भारत में भी और वर्ल्ड में हर जगह अब ये पाम ऑयल का निर्यात होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में इतना ही है। तो आज के लिए जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसमें हमने डिस्कस कर लिया। यदि आप चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करें जो भी प्रॉब्लम है, आने वाले समय में उसके वीडियो के माध्यम से उसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।